हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज हमारा उत्तर प्रदेश जीके का प्रैक्टिस से नंबर 10 है। हमने थोड़ा चेंजेस किया है अपने पढ़ाने के तरीके में। हमने सोचा कि पहले आपको 5 से 10 प्रश्न हैं जो कि वन लीनियर फॉर्म में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स कराए जाएं। तो ये आपके लेटेस्ट करंट अफेयर्स होंगे, जनवरी, फरवरी और दिसंबर तक से लिए गए हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स को देखेंगे, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश जीके की प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत, ये जो कार्यक्रम है जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए किन दो राज्यों के बीच एक एएमयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कार्यक्रम है इसके लिए किन दो राज्यों के बीच समझौता हुआ है कि इसको हम लोग कराएंगे। तो ये जो है 19 दिसंबर 2024 को एक समझौता हुआ। तो उत्तर प्रदेश ने जो है मणिपुर के साथ एक एमओयू साइन किया है। कुल मिलाकर बात ये याद रखेंगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के कार्यान्वित करने के लिए, उसको आगे कराने के लिए 3 साल के लिए, कितने सालों के लिए एक एमओयू साइन हुआ है और किसने, उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ किया है, मणिपुर के साथ एक समझौता किया है एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, और ये 3 सालों के लिए समझौता होगा। इस बात को भी याद रखेंगे। फिर इसके बाद एक पॉइंट यहाँ से ये बनता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम किस की घोषणा किस तिथि को की गई। ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम है ये शुरू कब किया गया था पहली बार? तो दोस्तों ये 31 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, क्वेश्चन क्या है कि जो 59वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये 12 जनवरी 2025 को हुआ था, और ये जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुई। क्लियर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 9 जनवरी 2025 को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है 2023 के लिए 9 जनवरी 2025 को किसे दिया गया या देने की घोषणा की गई? ये दोस्तों डॉक्टर नीरजा माधव को दिया गया। ठीक है, और ये कहाँ से है? वाराणसी से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है 2023 के लिए, जो कि 9 जनवरी 2025 को दिया गया, किसको मिला? नीरजा माधव को। याद रखेंगे। दोस्तों पूछा जा रहा है कि अब यहाँ पर इससे रिलेटेड पॉइंट ये है कि ये जो राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान है ये कौन देता है, किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों ये पुरस्कार जो है किस राज्य की संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है? तो ये जो पुरस्कार है राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है ये संस्कृति विभाग देता है, और कहाँ का देता है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है मध्य प्रदेश देता है, और ये उत्तर प्रदेश की डॉक्टर नीरजा माधव को दिया गया है। और इस पुरस्कार में दोस्तों 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्लियर, इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि दिसंबर 2024 में निर्यात को बढ़ाने के लिए निर्यात नीति का मसौदा किस राज्य सरकार ने तैयार किया? दोस्तों निर्यात को बढ़ाने के लिए एक निर्यात नीति नीति मसौदा तैयार किया है, जिसे हम कहें ड्राफ्ट तैयार किया गया। ये जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किया गया है। क्लियर। इसके बाद दोस्तों फाइनेंशियल 2024 में, जो फाइनेंशियल ईयर हुआ 2024 में उत्तर प्रदेश का कुल निर्यात कितना था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों 20 बिलियन डॉलर, 20.67 बिलियन डॉलर जो था उत्तर प्रदेश का कुल निर्यात रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। क्लियर, इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि किस किसने, यहाँ पर होगा किसने, होगा किसी ने नहीं, किसने महाकुंभ 2025 से संबंधित विशेष गीत लॉन्च किए? दोस्तों महाकुंभ जो 2025 अपने प्रयागराज में हुआ, तो जो है इसके लिए गीत लॉन्च किए गए। ये किसने किया? ये जो दोस्तों अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया। और अश्विनी वैष्णव कौन है? ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। क्लियर, याद रखेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाकुंभ 2025 में जो गीत गाए गए थे, वहां पर जो गाना गाए गए, उनको किस मंत्री ने लॉन्च किया? तो अश्विन वैष्णव ने लॉन्च किया। और इसमें कुल कितने गीतों को लॉन्च किया? तो दोस्तों कुल कितने गीतों का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों इन्होंने जो है 2 गीतों को लॉन्च किया था, जिसमें से एक गीत था महाकुंभ है। ठीक है, एक गाना था महाकुंभ है, और दूसरा गाना था जय महाकुंभ। ठीक है, 2 गीत लॉन्च किए गए, एक आपका महाकुंभ है
और दूसरा जय कुंभ, जय महाकुंभ। ठीक है, पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा नहीं है या कौन सा है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब पॉइंट यहाँ से क्या बना कि जो ये जो गाना है ना जिसका नाम है महाकुंभ है, इस महाकुंभ को किस संस्था द्वारा तैयार किया गया? अगर ये पूछा जाए कि महाकुंभ है एक गाना है, इसको संस्था पूछी जाए तो दोस्तों इसको दूरदर्शन द्वारा जो है तैयार किया गया है। क्लियर? अब ये पूछा जाएगा कि महाकुंभ है जो गीत है वो किसके द्वारा गाया गया? देखो, इसको तैयार संस्था किया दूरदर्शन द्वारा, कैलाश खेर द्वारा इसको गाया गया है। ठीक है, महाकुंभ है गाना कैलाश खेर द्वारा गाया गया है। और इस महाकुंभ है गाना को गीत के बोल जो हैं, यहाँ पर जो गीत के बोल हैं वो किस लेखक ने लिखे? तो दोस्तों ये जो गाना है ना महाकुंभ है गाना, ये आलोक श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरा महाकुंभ का गाना कौन सा है? जय महाकुंभ। ठीक है, जो जय महाकुंभ गाना जो है इसको अगर संस्था पूछी जाए तो ये आकाशवाणी द्वारा गाया गया। इंपॉर्टेंट है दोनों। महाकुंभ है दूरदर्शन द्वारा, जबकि जय महाकुंभ गीत का की संस्था पूछी जाए किस संस्था ने तैयार किया, तो आकाशवाणी द्वारा इसको तैयार किया गया है, इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि जय महाकुंभ गीत किसके द्वारा गाया गया? अगर पूछा जाए ये गीत किसके द्वारा गाया गया, तो रतन प्रसन्ना द्वारा गाया गया। ठीक है, रतन प्रसन्ना ने जो है इस गीत को गाया। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट थे करंट अफेयर्स। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। इतने ही क्वेश्चन ऐसे ही कराएंगे आपको, ताकि आपका करंट का भी पोर्शन तैयार होता रहे। अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, और ये जो है दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है दोस्तों? एक्चुअली क्या था कि 1937 से जो था, अब हम लोगों के उत्तर प्रदेश का नाम जो था वो संयुक्त प्रांत था। ठीक है, संयुक्त प्रांत जो है था इसका नाम था। बाद में जो है दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम अपने राज्य का जो है वो उत्तर प्रदेश नाम पड़ा, उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। इसीलिए जो है दोस्तों हम लोग क्या करते हैं 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। समझ में आया क्यों मनाते हैं? और जो है इसको पहली बार जो है ये दिवस, पहली बार अगर हम बात करें तो 24 जनवरी 2018 को पहली बार जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। दोस्तों इससे पहले प्रश्न आया था, वहां पर हमने बाय मिस्टेक 1956 कर दिया था, वो वहां पर गलत हो गया था, उस चीज को सही कर लेना। क्लियर? ये तो रहा आपका उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम 25 जनवरी की अगर हम बात करें, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 25 जनवरी को हम लोग जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, ये जो है आपके 25 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को अगर हम बात करें तो 23 जनवरी को दोस्तों हम लोग जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, पराक्रम दिवस। ये जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती से रिलेटेड है। 26 जनवरी को आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, जिसे हम कहें रिपब्लिक डे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थे। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर है? ये आपका लखीमपुर खीरी में है। क्लियर? दुधवा राष्ट्रीय स्थान का राष्ट्रीय उद्यान का लखीमपुर खीरी में। अगर दोस्तों लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करें, इसकी जो है नेपाल से सीमा लगती है, नेपाल से सीमा। ठीक है, नेपाल से सीमा लगती है, यहाँ इसको दोबारा लिख लेते हैं। लखीमपुर खीरी जो है इसकी सीमा की अगर हम बात करें, सीमा जो है ये नेपाल से सीमा साझा करता है, और नेपाल से जानते हैं कि आप नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? और अगर टोटल लंबाई की बात करें तो 579 किलोमीटर की लंबाई नेपाल और उत्तर प्रदेश साझा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है थारू जनजाति के लिए एक महाविद्यालय है। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र विद्यालय है जो थारू जनजाति के लिए, वो कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? वन्यजीव
अभयारण्य, ये दोस्तों आपका जो है अभयारण्य जो हो जाएगा, ये आपका कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में, इसको याद रखेंगे। क्लियर। बाकी लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करें तो ये जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का प्रथम जिला। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि प्रथम जिला है किस मामले पर, क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का नंबर 1 जिला जो है वो आपका लखीमपुर खीरी है, इस बात को भी याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ से लखीमपुर के लिए ये बनता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल पूछा जाए, सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र कहाँ पर है, वो आपका लखीमपुर खीरी में, इस बात को याद रखना। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना, ये अति सघन की बात कर रहा है, नहीं तो ओवरऑल जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो आपका सोनभद्र में है, इस बात को याद रखना, सोनभद्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल जो है वो सोनभद्र में है। अगर अति सघन की बात करेंगे तो आपका लखीमपुर खीरी करेंगे, इस बात को याद रखेंगे। और वन क्षेत्र के मामले में और परसेंटेज के मामले में भी सोनभद्र नंबर 1 जिला है। ठीक है, बाकी लखीमपुर खीरी में दोस्तों जो है एक पार्क बनना है जिसका नाम है बायोप्लास्टिक पार्क। तो बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पर निर्मित होगा, बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण जो है वो लखीमपुर खीरी में किया जाएगा, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश गंगा नदी की अगर हम बात करें, यहाँ पर गंगा नदी, अगर हम लोग गंगा नदी की अगर हम बात करें तो दोस्तों गंगा नदी जो है प्रवेश की अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश होती है, ये दोस्तों जो है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है। ठीक है, और निकास कहाँ से होता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर जो है उत्तर प्रदेश से निकल जाती है, तो ये भी पूछा जाता है दोस्तों, ये बलिया डिस्ट्रिक्ट से होकर जो है निकल जाती है, इस बात को याद रखेंगे। अगर हम गंगा नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करें, गंगा नदी की कुल लंबाई जो है दोस्तों वो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश में लंबाई की बात करें, उत्तर प्रदेश में इसकी टोटल कितनी लंबाई है, तो दोस्तों 1450 किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश में जो है गंगा नदी की लंबाई, इस बात को याद रखेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश जो है गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर बहती है, ये भी याद रखेंगे, 27 जिलों से होकर बहती है गंगा नदी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अच्छा गंगा नदी किन दो नदियों के मिलने पर गंगा नदी कहलाती है। एक्चुअली क्या है कि जब भागीरथी नदी, कौन सी नदी, भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं, अलकनंदा, तो जो है ये नदी गंगा नदी कहलाती है। और ये दोनों कहाँ पर मिलती हैं, ये दोनों जो है एक दूसरे से देवप्रयाग में मिलती हैं, और वहाँ के बाद जो है ये नदियाँ जो हैं संयुक्त नदी गंगा नदी कहलाती है। और आगे चलकर जो है ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके बाद यहाँ इसकी ट्रिब्यूटरी याद रखेंगे, गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी याद रखेंगे, राइट साइड से ट्रिब्यूटरी याद रखेंगे और लेफ्ट साइड से। ये भी पूछा जाता है कि राइट साइड की ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं, लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं, ये भी तो पूछी जाती हैं। तो अगर हम राइट साइड से देखें तो दोस्तों आपका यमुना नदी, जो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना नदी, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। इसके बाद टोंस नदी और आपकी सोन नदी। ठीक है, ये जैसे कि ये गंगा नदी इस तरह से बहती है, और ये राइट साइड से मिलने वाली नदियां जो हैं ये तीनों हैं। जबकि इधर से लेफ्ट साइड से या यूं कहें उत्तर से मिलने वाली नदियों में अगर हम गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी की बात करें तो दोस्तों इसमें आपका रामगंगा आ जाता है। क्लियर। और आपका गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और आपका बागमती, ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि पूछी जाती हैं। लेफ्ट साइड से, राइट साइड से ये भी पूछे जाते हैं। तो गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजनौर, इज राइट आंसर। जबकि यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से प्रवेश करती है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, किस ऋषि को समर्पित है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है, तो ये किस ऋषि को समर्पित है, यहाँ पर पूछा है।
तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये किस माह मनाया जाता है। अगर दोस्तों हम हिंदू कैलेंडर की अगर हम बात करें, तो ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है ये आषाढ़ माह में मनाया जाता है, ठीक है? आषाढ़ माह में मनाया जाता है और ये जो है हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों, जैन नहीं सॉरी, यहाँ पर बौद्ध धर्म होगा। बौद्ध धर्म दोनों में ही ये जो है लोग जो है मनाते हैं। हिंदू धर्म के जो लोग हैं ये जो है महंत व्यास को समर्पित है, ठीक है? जबकि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी के जो है समर्पित है, ठीक है? क्योंकि गुरु पूर्णिमा की रात को ही जो है इनको जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध जी को, तभी जो है इनको बौद्ध धर्म के लोग जो है इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा व्यास इज अ राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि शिलाधार मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। तो ये जो संस्थान है जो तो शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान जो है ये प्रयागराज में है, ठीक है? यहाँ पर प्रयागराज होगा, ये कर लेना, या इलाहाबाद अब तो नाम नहीं रहा, ठीक है? अब हम बात करते हैं प्रयागराज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या और एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर दोस्तों हम लोग प्रयागराज की अगर हम बात करें, तो प्रयागराज में याद रखेंगे निराला गैलरी आर्ट कहाँ पर है? निराला गैलरी आर्ट, निराला गैलरी आर्ट की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों आपके प्रयागराज में, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ है? हिंदुस्तानी एकेडमी जो है दोस्तों वो भी प्रयागराज में है, इस बात को भी याद रखेंगे। हिंदुस्तानी अकादमी जो है प्रयागराज में है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों राज पांडुलिपि संग्रहालय भी है। अगर हम बात करें राज पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे प्रयागराज में। पांडुलिपि संग्रहालय, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक आश्रम है जिसका नाम है भारद्वाज आश्रम। तो भारद्वाज आश्रम कहाँ है? प्रयागराज में, इस बात को भी याद रखेंगे, भारद्वाज आश्रम। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भारतीय भवन पुस्तकालय, ये तो इम्पोर्टेंट है। भारतीय भवन पुस्तकालय कहाँ पर है? पुस्तकालय, तो आप बताएंगे ये आपका जो है प्रयागराज में, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं? यहाँ पर दोस्तों हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आप बताएंगे प्रयागराज में है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर जवाहर नक्षत्रशाला है। जवाहर नक्षत्रशाला, नक्षत्रशाला ये कहाँ पर है? ये आपकी प्रयागराज में, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पॉइंट पूछा जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर पूछा जाए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है, संख्या वाला जिला, वो आपका प्रयागराज है, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा पूछा जाता है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला जो है वो आपका प्रयागराज है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला, विधानसभा सीटों वाला जिला जो है वो, और सीटें कितनी यहाँ पर 12 सीटें हैं विधानसभा की, याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वो आपका प्रयागराज में है। तो जीबी पंत विज्ञान सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में। और प्रयागराज में भी कहाँ है? झूंसी, ठीक है? तो ये भी याद रखेंगे झूंसी कहाँ पर है? प्रयागराज में है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये कुछ प्रयागराज से रिलेटेड, बाकी उससे पहले हम सेट किए हैं, डिस्कस कर चुके हैं प्रयागराज के बारे में और भी बहुत कुछ। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये आपका लखनऊ में स्थित है। क्लियर? केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। दोस्तों आप जानते हैं कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसमें 6 जिले जो है इस मंडल के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि लखनऊ अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि राजधानी अब बहुत सारे हेडक्वार्टर है, बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। तो ये पर्टिकुलर हम जब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी एक चलाएंगे सीरीज, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे,
तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे लखनऊ के बारे में प्रॉपर। अभी डिस्कस करने चलेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो खिंच जाएगा। लेकिन यहाँ से कुछ करंट के कुछ क्वेश्चन हैं जो लखनऊ में घटित हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है एक इंटरनेशनल, ये याद रखेंगे, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर निर्माणाधीन है। ठीक है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर जो है इसका निर्माण होगा, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा का विश्वविद्यालय के एक परिसर खोली जा रही है। कौन से विद्यालय का? अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा। इसमें तो विधानसभा में बवाल मच गया था ना। विदेशी भाषा का विश्वविद्यालय का एक परिसर यहाँ पर खोला जाएगा लखनऊ में, इस बात को याद रखेंगे। बाकी ये विश्वविद्यालय का केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय ये विश्वविद्यालय का मेन मुख्यालय कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर यूनिवर्सिटी है? ये आपकी हैदराबाद में जो है यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद। ठीक है, यहाँ पर हैदराबाद लिख लेंगे। बाकी लखनऊ में दोस्तों जो है आपका रामायण पार्क बनेगा। कौन सा पार्क? रामायण पार्क जो है यहाँ पर बनाया जाएगा। रामायण पार्क कहाँ पर बनना है? लखनऊ में, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक प्रतिमा या एक मूर्ति या स्टेचू कहें तो शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह का यहाँ पर एक मूर्ति बनाई गई है। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की प्रतिमा जो है लो लखनऊ में है। ठीक है, योगी जी ने जो है इसका अनावरण किया था। क्लियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई? इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो है 1995 में स्टार्ट की गई। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद जो है 1995 में स्टार्ट की गई, इस बात को याद कर लेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। ये तो याद करने वाला था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? नहीं पूछा है। दोस्तों अगर हम बात करें कि वाराणसी जिले में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है, ये अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों वाराणसी जिले में जो है कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? यहाँ पर दोस्तों जो है चेरो जनजाति पाई जाती है, गोंड जनजाति पाई जाती है, खरवार जनजाति पाई जाती है, ओझा नाम की जनजाति पाई जाती है, नायक नाम की जनजाति पाई जाती है और आपकी धुरिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं जो वाराणसी में निवास करती हैं। तो चेरो भी पाई जाती है, गोंड भी पाई जाती है, खरवार भी। सहरिया जो यहाँ पर जनजाति नहीं पाई जाती है और सहरिया यहाँ नहीं पाई जाती, तो ये कहाँ? ये मुख्यतः जो है दोस्तों ललितपुर में ये निवास करती है। इंपॉर्टेंट है, ललितपुर आंसर मारेंगे अगर इसको पर्टिकुलर पूछा जाए कि सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है या कहाँ की रहने वाली है। मुख्यतः जो है ललितपुर में रहने वाली है। ठीक है रहे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है इसके कितना परसेंट है? दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% जो है आपका जनजाति निवास करती है। ठीक है, जनजाति। ठीक है, ये याद रखेंगे कि कितना परसेंट है? 0.6%। इसके अलावा पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? तो दोस्तों नंबर 1 जनजाति जो है संख्या के मामले में गोंड जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपकी खरवार जनजाति है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो है खरवार जनजाति है, खरवार। और तीसरे नंबर पर जो है वो आपकी गोंड जनजाति निवास करती है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर है। अगर इसके बाद पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनजाति पूछी जाती रहती है, अगर वो पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक जनजाति निवास करती है, तो सर्वाधिक जनजाति की अगर हम बात करें तो ये आपकी जनजाति की हम लोग बात करें तो सोनभद्र में जो है सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जिला जो है आपका ललितपुर है। दूसरे नंबर पर ललितपुर, ये भी सीक्वेंस याद रखेंगे, एटलीस्ट 3 तो याद होने चाहिए। और तीसरे नंबर पर जो है देवरिया जिला पर निवास करती है, सोनभद्र, ललितपुर और देवरिया। क्लियर। ये जो है सबसे अधिक जनजाति यहाँ पर निवास करती हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि जनवरी 2024 में
प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद रशीद खान का निधन हो गया। ठीक है, जनवरी 2024 में उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया था। पूछा जा रहा है कि ये किस संगीत घराने से संबंधित हैं? याद कर लेंगे, राशिद खान जो हैं, जो कि एक शास्त्रीय गायक थे, जिनका संबंध जो है रामपुर सहजवान घराना से है। ठीक है, कौन से घराना से? रामपुर सहजवास घराने से। दूसरा इनसे रिलेटेड और पॉइंट ये पूछा जा सकता है दोस्तों, इनको जो है 2006 में इनको पद्मश्री मिला था, इस बात को याद रखेंगे। पूछे जाते हैं आजकल, ये इंटरनली पूछे जाता है। और इनको जो है 2022 में पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है, पद्म विभूषण। ठीक है, 3 होते हैं पद्म, पद्म विभूषण सबसे बड़ा, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10 कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में जो एक हिंडाल्को है, एल्यूमिनियम का एक संयंत्र है, ये जो की स्थिति का मुख्य कारण है। क्या है इसका मुख्य कारण? मतलब कहने का है कि उत्तर प्रदेश में जो रेणुकूट में जो है हिंडाल्को बनाया गया, हिंडाल्को वहीं पर रेणुकूट में ही क्यों बनाया गया? इसका क्या वजह था? क्या इसकी श्रम सस्ते थे? क्या कच्चे माल वहां पर मिलते थे, ये वजह थी? या बाजार से, या शक्ति के स्रोत से? दोस्तों हिंडाल्को जो है यहाँ पर शक्ति स्रोत काफी अच्छा खासा है, इसलिए जो है हिंडाल्को को रेणुकूट में बनाया गया। और रेणुकूट है कहाँ पर? ये जिला की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों सोनभद्र जिले में है रेणुकूट, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? और ये जो है किस ग्रुप का है? ये आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा बनाया गया है। ठीक, आदित्य बिरला ग्रुप। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? तो शक्ति स्रोत अधिक होने के कारण यहाँ पर जो है हिंडाल्को का निर्माण किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि स्टेच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? क्या मध्य प्रदेश में है, राजस्थान, गुजरात, या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों स्टेच्यू ऑफ पीस जो है, पहले तो पता होना चाहिए कि ये किस से संबंधित है। तो ये जो है स्टेच्यू ऑफ पीस जो है दोस्तों, ये जैन आचार्य से संबंधित है। एक जैन आचार्य हैं जिनका नाम है, ये नाम भी पूछा जा सकता है कि स्टेच्यू ऑफ पीस किससे संबंधित है। तो ये जो है श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर, श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर, ठीक है, इन पर आधारित है। और इसकी अगर हम ऊंचाई की अगर हम बात करें कि कितनी ऊंची जो है ये, तो दोस्तों 151 मीटर ऊंची जो है ये स्टैचू है। और ये कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान इज राइट आंसर। ये ना समझना कि ये उत्तर प्रदेश का टॉपिक पर है तो उत्तर प्रदेश मार के निकल जाए, ये इस चीज को भी क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो ये तो सरल है, आप कर सकते हैं। उनका संरक्षण करना तथा प्रदर्शन करना ये इनका एक कार्य होता है, इनकी जिम्मेदारी होती है। प्रकाशन करना भी इनकी जिम्मेदारी होती है, उनका अभिलेखीकरण करना भी जिम्मेदारी होती है। उसकी बिक्री करना थोड़ी ना जिम्मेदारी होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज ए राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 13 कह रहा है दोस्तों कि अगस्त 2024 में किसे किसे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो राजेश वर्मा को चुना गया है। किनको चुना गया है? राजेश वर्मा। इसके अलावा दोस्तों जो है सोहनलाल श्रीमाली और आपके सूर्य प्रकाश पाल जो हैं ये उपाध्यक्ष हैं, इस आयोग के उपाध्यक्ष हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ न्यू अपॉइंटमेंट और हुई हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसमें से अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाएगा कि एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एससी और एसटी आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो दोस्तों बैजनाथ रावत हैं। ठीक,
बैजनाथ रावत को बनाया गया और ये आपके बाराबंकी के, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है, ये तो इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पूछा जाए तो दोस्तों बबीता चौहान जो हैं इसकी अध्यक्ष हैं राज्य महिला आयोग की। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जो हैं वो बबीता चौहान है और ये कहाँ की रहने वाली, सी इज फ्रॉम आगरा। ठीक है, इसके बाद पूछा जाता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये जो है आपके राज प्रताप सिंह, ठीक है, राज प्रताप सिंह जो हैं इस आयोग के नए अध्यक्ष हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के नए सूचना आयुक्त, अगर हम दोस्तों नए सूचना आयुक्त की अगर हम बात करें तो दोस्तों मनोज कुमार सिंह जो है इसके नए सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए सूचना आयुक्त हैं। इसके अलावा पूछा जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष पूछा जाए, सेवा आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक महिला है जिनका नाम है कीर्ति पांडे। कीर्ति पांडे जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग की अध्यक्ष हैं। क्लियर, तो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो है राजेश वर्मा है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है। आप जानते हैं कि अलीगढ़ जो है तालों के लिए प्रसिद्ध है, तो अलीगढ़ जो है तालों के लिए है, जबकि चूड़ियों की अगर हम बात करें तो फिरोजाबाद जो है चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिरोजाबाद, अलीगढ़ के ताले, ये गाना भी अलीगढ़ वाले ताले वाले है ना, इस तरह से आप याद रखेंगे। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। कह रहा है कि रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रूमी दरवाजा कहाँ है और किसने बनवाया। दोस्तों रूमी दरवाजा जो है ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में। इसको बनवाया किसने, इसको जो है अवध के नवाब आसफुद्दौला द्वारा बनवाया गया, आसफ उद्दौला। ठीक है, इसको जो है आसफ उद्दौला ने जो है इसको बनवाया, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों रूमी जो दरवाजा है इसको तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तुर्किश गेटवे, इंपॉर्टेंट है, तुर्किश गेटवे कहा जाता है, गेटवे। ठीक है, और इस गेट की ऊंचाई की अगर हम बात करें, ये पूरी प्रश्न जूनियर रेजिस्टेंट में पूछा जा चुका है, तो 60 फीट ऊंचा जो है ये गेट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 60 फीट इज राइट आंसर। क्लियर, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किसने बनवाया, ये कहाँ, ये भी पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि बड़ा इमामबाड़ा की छत पर जाने के लिए कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हो सकता है कि ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये हमने बना दिया था। तो प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि बड़ा इमामबाड़ा की छत पर जाना है तो आपको कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। पहले तो ये पता होना चाहिए कि बड़ा इमामबाड़ा है कहाँ। ये दोस्तों लखनऊ में है। ठीक है, इसको जो है भूल भुलैया भी कहा जाता है, भूल भुलैया। ठीक, इसको भूल भुलैया के भी नाम से जाना जाता है। इसे जो है आसफ उद्दौला ने भी इसी को भी बनवाया, तो आसफ उद्दौला द्वारा ये निर्माण करवाया गया। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और इस पे जो है 84 सीढ़ियाँ जो हैं चढ़नी पड़ेगी उसकी छत तक जाने के लिए। क्लियर, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि आगरा घराने के उस्ताद बिलायत हुसैन खान ने कह रहा है कि किस उपनाम से कई रागों में बंदिशें की रचना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक तो ये पता होना चाहिए कि बिलायत हुसैन खान, उस्ताद बिलायत हुसैन खान जो है वो किस घराने से संबंधित है, आगरा घराने से संबंधित है। ये अपने आप में एक प्रश्न है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आगरा घराना। क्लियर, तो ये जो है दोस्तों इन्होंने जो है प्राण पिया नाम से, उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्राण प्रिय जो नाम से जो है इन्होंने रचना की। इनके अगर हम बात करें, इनके पिताजी का नाम क्या था, तो नत्थन खान।
नत्थन खान जो है इनके पिताजी का नाम था, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? नहीं है पूछा, ये पैटर्न पूछा जाता तो हमको ध्यान देना होगा एग्जाम हॉल में जो एग्जाम देते हैं, नहीं पूछा या नहीं, क्योंकि अमूमन आंसर पता होता है बट हम लोग क्या करते हैं कि ये चीज़ नोट नहीं करते और गलती करके आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम काशी विश्वनाथ की अगर हम बात करें तो ये आपका वाराणसी में है। ठीक है, 80 घाट भी आपका वाराणसी में है। इसके अलावा वाराणसी में और कौन कौन से घाट हैं याद रखेंगे। राजघाट कहाँ है? वाराणसी में है। 80 घाट रही। मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट कहाँ है? ये भी आपका वाराणसी में। हरिश्चंद्र घाट, हरिश्चंद्र घाट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये घाट भी याद रखेंगे वाराणसी में। बाकी कनक भवन की अगर हम बात करें ये तो आपके अयोध्या में है। ठीक, कनक भवन कहाँ है? अयोध्या में। विक्टोरिया जो है वो आपका कोलकाता में है, कोलकाता में है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ? तो दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश में सन 2001 में प्रारंभ की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना 2001। प्रश्न नंबर 20, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है? क्या ये उच्च शिक्षा से है, माध्यमिक शिक्षा से है, प्राथमिक शिक्षा से या प्राविधिक शिक्षा से? तो उत्तर प्रदेश में ये जो कल्प योजना जो है ये दोस्तों प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। तो दोस्तों ये हमारे 20 प्रश्न थे और इसी के साथ हम लोगों ने करंट के भी प्रश्नों का डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि करंट अफेयर्स का इस तरह से आपको पढ़ाना उचित रहेगा या नहीं। हमें लगता है कि उचित ही रहना चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट हैं और लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो हैं आते रहेंगे फरवरी तक, मार्च तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता हम लोग इस तरह से करते रहेंगे। क्लियर? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।